हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसएसटी के क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुविंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीन मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा ऑप्शन सही है डी, चोल चेर पांड्य। इसकी व्याख्या करते हैं। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुविंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है और ये तीन क्षेत्र चोल चेर पांड्य तीनों मुखियाओं के सही समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है। चोल चेर पांड्य करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो इसमें नोट में दिया गया है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? तो हमारा होगा ऑप्शन, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तब इसकी व्याख्या कर, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हुआ है गुरु के समीप बैठना, जो कि उपनिषद के संदर्भ में सही है। वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथ आते हैं, इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है। यद्यपि यह शास्त्र यत्र तत्र पहले भी संहिताओं और आरण्यकों में आ चुका है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है जिसमें प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। इनमें कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। नोट, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाम्बलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत राज्य के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। तो दिल्ली का तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत राजवंश के सही वंशानुक्रम का चयन है। तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम ममलूक वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। इसका संस्थापक खिज्र खां था। इस वंश के बाद लोधी वंश की स्थापना हुई जिसका संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची ए में दी गई नृत्य शैलियों का सूची बी में उनमें से संबंधित राज्यों में मिलान सही विकल्प में चुने। उसको सही विकल्प में चुनना तो हम लोग आंसर के माध्यम से ही
समझ लेते हैं। निम्नलिखित नृत्य शैलियों का संबंध राज्य से सही मिलान इस प्रकार है, जैसे भारतनाट्यम का तमिलनाडु है, कथकली का केरल है, यक्षगणम का कर्नाटक है, कुचिपुड़म का आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार सही सम्मिलित करने पर विकल्प बी हमारा सही होगा, बी। और विश्व प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए नारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। तो वो संगीत का विरोध करते थे। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारो विष्णु भक्ति में तन्मय और नए नारों शिव भक्ति के नेतृत्व में हुआ। नए नारों और अलवारों के संत संगीत का विरोध नहीं करते थे, बल्कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन संगीत किया करते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही नहीं है। इसके अतिरिक्त ये संत सभी जातियों के, जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे, वो बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। अर्थात ये सभी कथन अलवार और नए नार से संबंधित सही है। तो इसकी व्याख्या कर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का काल क्रमानुसार लगाएं। तो ये इसमें दिया गया है, प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता और सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। तो इसमें सही बताना है, सही क्रम तो सी होगा। तो पहले हमारा सी होगा, CAD, फिर BCAD। तो इसको हम समझते हैं, तो इसको हम व्याख्या के द्वारा समझते हैं। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। मुगल वंश के पतन का कारण क्रमानुसार इस प्रकार है, सैन्य एवं संसाधनों को कम होना, प्रशासन की कार्य कुशलता का विघटन, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण और सबसे अंत में ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता। मुगलों की सरकार एक व्यक्तिगत निरंकुशता को प्रेरित की और इसलिए इसकी सफलता शासकों के चरित्र पर निर्भर करती थी। बाद के मुगल शासक आयोग ने और राज्य के प्रशासन की उपेक्षा करते थे। इस प्रकार विकल्प बी के अंतर्गत क्रम CAD और B है। तो तो व्याख्या करने के बाद समझ में आता है कि फर्स्ट जो है हमारा सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना रहेगा, फिर सेकंड रहेगा प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन रहेगा, फिर थर्ड रहेगा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण, फिर फोर्थ रहेगा ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता। तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो फर्स्ट कथन है हमारा, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। तो कथन बी है, दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संस्थानों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। तो हमारा ऑप्शन इसमें पूछा है, तो ए सही किंतु बी गलत है।
ये कथन सही है। क्या सही है? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस कारण कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी के युद्ध के बाद से ही ब्रिटेन से सोने की निकास कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। इस प्रकार उपयुक्त विकल्प में से कथन ये सही है और कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। तो कथन ए फर्स्ट है हमारा, अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। और हमारा कथन बी है, सहायक संधि की शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो इसके ऑप्शन हमारा सही होगा, ए तथा बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया को सौंपने के लिए बाध्य किया गया और सहायक संधि की शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर इनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। इस प्रकार इस प्रश्न के कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्त्री पुरुष तुलना किताबें लिखी थी? स्त्री पुरुष तुलना किताबें, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ये इतने सारे ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन सही होगा। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। और स्त्री धर्मनीति रमाबाई, आमेर जीबोन राम सुंदरी देवी, सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन ने, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय ने, फास्टिंग फिस्टिंग अनीता देसाई ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? तो रुकैया सखावत हुसैन। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग से भी दिया गया है। सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन ने, दिल्ली की दुनिया इस्मत चुगताई ने, प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सेनाई ने, द टाइगर ऑफ द्रास मीना नैयर ने, अनफील्ड बैरल रिचा मिश्रा ने। तो आशा करते हैं ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।